बच्चों देखो, चैप्टर 3 हमारा केमिकल काइनेटिक्स है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो, केमिकल काइनेटिक्स को अगर एनालाइज करें पूरी तरीके से, है ना, तो अगर केमिकल काइनेटिक्स को एनालाइज किया जाए तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस निकल के आते हैं, देखो छोटी छोटी तो कई सारी बातें हैं, लेकिन जो ओवरऑल निकल के आता है वो आपकी जो काइनेटिक्स है, इधर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, खासतौर पे फर्स्ट ऑर्डर। एक्सप्रेशन तो जीरो ऑर्डर का भी इंपॉर्टेंट है, टी हाफ का भी, काइनेटिक्स का भी, और आपका जो ग्राफ है, ग्राफ के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। मैं सारे ग्राफ अभी कवर अप कर दूंगा, ठीक है। काइनेटिक्स का जो न्यूमेरिकल है वो उसका ज़्यादा चांस है, 99% चांस है कि फर्स्ट ऑर्डर का ही आएगा, जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। जीरो ऑर्डर का सिर्फ काइनेटिक्स से ग्राफ आ सकता है, ठीक है। एक तो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। थ्योरेटिकल कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। मेनली काइनेटिक्स के क्वेश्चन ज़्यादातर हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, और एक अर्हेनियस के क्वेश्चन देखे गए हैं। तो ओवरऑल काइनेटिक्स एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर में से नहीं है, ठीक है, आसान चैप्टर्स में से एक है। तो बात करते हैं काइनेटिक्स का, शुरू करते हैं इसको। देखो, पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। जहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल सपोर्ट की जरूरत होगी वो मैं बता दूंगा आपको, अगर थोड़ा बहुत भी समझाना रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, फॉर अ रिएक्शन A plus 3B gives twice of C, ठीक है। इसमें द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल C दिया है आपको 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये बच्चों रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल सी दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल सी, ठीक है, 2.5 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपसे दो चीजें जानना चाह रहे हैं ये, एक रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा बी पार्ट ये जानना चाह रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो ये बच्चों अपना स्टार्ट होता है चैप्टर का पहले सवाल से। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एक रिएक्शन दिया है और रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। आपको याद होगा बच्चों, बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में एक एक्सप्रेशन होता है कि कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मैं एक एक्सप्रेशन जनरेट करता हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन एकदम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार चलते हैं एक्सप्रेशन की तरफ, अब ध्यान से आप लोग देखोगे। बच्चों, जैसे अगर मैं इस रिएक्शन का रेट निकालना चाह रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, देखो बच्चों, कैपिटल सी के बारे में जानकारी दी है, एक रेट निकालना है और एक बी के टर्म्स में, यानी सी और बी केवल इन दोनों के टर्म्स में पूछा गया है। तो एक ए बचता है, तो चलो मैं ए को भी इन्वॉल्व कर देता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे ए के टर्म्स में निकालना है तो ए रिएक्टेंट है मेरा, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बराबर हो जाएगा माइनस, ठीक है, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इस प्रकार से अगर बी के टर्म्स में निकालता हूं, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। लेकिन आगे से न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3 है तो उससे हमें डिवाइड करना होगा। ऐसे ही कैपिटल सी के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो प्लस, यानी अपीयरेंस रेट डेल्टा कैपिटल सी अपॉन डेल्टा टी। देखो ध्यान रहे, रेट ऑफ रिएक्शन सीधे डिसअपीयरेंस अपीयरेंस के बराबर तभी होता है जब आगे से न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ना हो, ठीक है। जैसे यहां रेट ऑफ रिएक्शन सीधे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के बराबर हो गया, लेकिन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी के बराबर नहीं हुआ, 1/3 है उसका। ऐसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी के बराबर नहीं है, उसका कितना है, हाफ है। तो ये चीज मैटर करती है, आपको एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। अब आप आराम से कर सकते हो। आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया है, तो पहला पार्ट अगर मैं इसका सॉल्व करूं, अगर मुझसे रेट पूछा है तो दिस इज इक्वल टू हाफ को मैं आगे निकाल लूंगा, प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी, इसी को बोलते हैं बच्चों रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो आंसर हो जाएगा मेरा हाफ इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कितना है, 2.5 इंटू 10 की पावर -4। इसको आप सेटल कर लोगे, आंसर आ गया आपका पहला, यूनिट सेम रहेंगी। दूसरा क्या पूछा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी पूछा है बच्चों, तो बी और सी वाले को इक्वेट कर देता हूं मैं, ठीक है। जब रेट ऑफ बी का पूछा है डिसअपीयरेंस, तो सी का अपीयरेंस दे रखा है, बी और सी को कंपेयर करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी
अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी हो गया। तो ये तो बन गया आपका जो निकालना था, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ बी बन गया, ये तो बन गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बन गया इस तरफ, और उधर क्या बन गया 3/2 ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी यानी फॉर्मेशन ऑफ सी यहां रख देना आप, उसका 3/2 कर लेना। ठीक है बच्चों, ये भी एक हल्का सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का सवाल कभी कभी देखा गया है। ठीक है, तो इस चीज के लिए तैयार रहना, एक क्वेश्चन काफी है इस टॉपिक को समझने के लिए। देखो बच्चों, अब दूसरा टारगेट करते हैं। एक प्रकार से ओरल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी इंटरफेयर कर रहे हैं कई बार, तो उसको भी कवर अप करते हैं। चलते हैं, जरा समझते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन को कि क्या पूछा गया है या क्या दिया गया है। देखते हैं, हाउ इज द ऑर्डर अफेक्ट, हाउ इज द रेट अफेक्टेड, सॉरी, how is the rate affected, how is the rate affected, how is the rate affected, बताना रेट कैसे अफेक्ट होगा अगर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, बी पार्ट, catalyst added to reversible reaction। C part, temperature is raised। बच्चों बहुत मामूली सवाल है, और इससे मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसे टॉपिक जिनको हम बहुत कम इंपॉर्टेंट कहते हैं या कहते हैं कि बेकार से टॉपिक हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, उनके क्वेश्चंस भी पेपर में देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन करके पढ़ाया गया आपको। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन बनना है। क्वेश्चन तो बहुत मामूली सा है, ड्रॉप भी किया जा सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको टच में लाने के लिए मैंने लिया है। सरफेस एरिया गिराते हैं तो क्या होता है बच्चों, रेट गिरता है, ऐसे में रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज होगा। क्लियर, आमतौर पे सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अगर रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट ऐड किया, रिवर्सिबल रिएक्शन में, देखो अच्छी बात है कैटलिस्ट ऐड करना, लेकिन रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो ऐसे में क्या होगा, जिस रफ्तार से फॉरवर्ड रेट बढ़ेगा उसी रफ्तार से बैकवर्ड रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखना आप बोथ फॉरवर्ड रेट या बोथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस टू सेम एक्सटेंट। बोथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस टू सेम एक्सटेंट। लिख लो खुद से सुन के बच्चों, both rate of forward reaction and rate of backward reaction increases to same extent। both rate of forward reaction and rate of backward reaction both rate of forward reaction and rate of backward reaction increases to same extent। फॉरवर्ड का रेट जितनी रफ्तार से बढ़ेगा ऑटोमेटिकली बैकवर्ड का रेट भी उस रफ्तार से बढ़ जाएगा। टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, क्या होगा, फायदा होगा नुकसान होगा, रेट बढ़ेगा गिरेगा, बढ़ेगा बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन आमतौर पे डबल हो जाता है विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, सबको ये बात याद होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या इसमें हमसे पूछा जा रहा है। बच्चों एक रिएक्शन है
ट्वाइस ऑफ H2O2 आयोडाइड आयंस एल्कलाइन मीडियम लिखा हुआ है, ट्वाइस ऑफ H2O बनता दिख रहा है प्लस O2 बनता दिख रहा है। फिर आपको इसका मैकेनिज्म दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि पहले H2O2 जो है वो I नेगेटिव से रिएक्ट कर रहा है और स्टेप को स्लो बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई H2O बन रहा है और IO नेगेटिव करके बन रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि H2O2 का सेकंड मॉलिक्यूल आ रहा है, IO नेगेटिव से रिएक्ट कर रहा है, इसको ये फास्ट बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि फिर H2O बन रहा है, I नेगेटिव बन रहा है और एक O2 बन जा रहा है। कुछ सवाल जानना चाह रहे हैं आपसे, ये रेट लॉ जानना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। बी, ये ओवरऑल ऑर्डर जानना चाह रहे हैं, ऑर्डर ओवरऑल, तो समझ जाओगे चलो आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सी पार्ट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बच्चों समझ रहे हो आप ये क्वेश्चन कहां चला गया है? कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तरफ चला गया है बच्चों ये। देखो ठीक है, आप नोटिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जो बच्चे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कल से कि मैं क्या करा रहा हूं, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ज़्यादातर सवाल जो लिए हैं वो थोड़ा एनसीईआरटी से हटके लिए हैं। बहुत मजबूरी हो रही है तो ही एनसीईआरटी क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी ऐसा ना हो कि वहाँ पे कॉन्फिडेंस, भाई आपको काइनेटिक्स का सवाल आता है, सारे एनसीईआरटी सवाल आपने किए हैं, 2 बार पढ़ लिया एनसीईआरटी का सिलेबस लगभग, ठीक है, रिवीजन पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, तो आपको ये ना हो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है और नॉन एनसीईआरटी सवाल आ गया, रेट लॉ का ये सवाल, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है। तो उसके लिए मैं थोड़ा मेंटली आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल सही टाइम है, उससे अपना टॉपिक भी कवर होता है। और कोई बाहर, देखो मैंने आपको बोला है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा कि कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर चला जाए, लेकिन एनसीईआरटी का स्टेट क्वेश्चन आने का चांस मैंने आपको बोला है कि 1/3 ही है पेपर के अंदर, हर 3 में से 1 सवाल हो सकता है या 4 में से 1 सवाल हो सकता है, ठीक है। सवाल एनसीईआरटी से नहीं होंगे, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ये आपको फिजिक्स के वजह से भी थोड़ा एहसास हुआ होगा कि ऐसा नहीं है बिल्कुल जो नॉर्मल ट्रेंड है वही पेपर आएगा, है ना, आउट ऑफ ट्रेंड भी पेपर आता है, लेकिन आएगा एनसीईआरटी बेस्ड ही, ठीक है। अब चलते हैं, देखो ये डिटरमाइनिंग है, स्पेलिंग देखना, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं एक एक करके क्या पूछा जा रहा है हमसे। सबसे पहले पूछा जा रहा है रेट लॉ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म हमारे पास होती है तो स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इन्वॉल्व है वो पार्ट ऑफ रिएक्शन नहीं है, कैटलिस्ट है, लेकिन इन्वॉल्व हो रहा है तो रेट लॉ में इन्वॉल्व है वो, ठीक है। बात समझ रहे हो सभी स्टूडेंट्स? आई नेगेटिव भी यहां पे इन्वॉल्व होगा रेट लॉ के अंदर। और वैसे भी देखो ना बच्चों, एक आपने नोटिस किया होगा जब वो रिप्लेस होने वाले बात आती है ना कि कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो जाता है, उसको हटाना पड़ता है, तो अक्सर क्या होता है, दूसरा स्टेप रिवर्सिबल होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप आमतौर पे रिवर्सिबल होता है ऐसे केसेस में। यहाँ रिवर्सिबल भी नहीं था, लेकिन फिर भी कई जगह मैंने देखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा देते हैं हम लोग। तो फिलहाल सिंपल क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम सोच रहे थे कि हमें आई नेगेटिव रिमूव करना पड़ेगा। सीधे आई नेगेटिव भी इसमें इन्वॉल्व है। स्लो स्टेप में लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया, आई नेगेटिव भी साथ में आ गया, सेकंड ऑर्डर कर दिया, ठीक है। बाकी रेट डिटरमाइनिंग तो होता ही है स्लो। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। अगला सवाल हमारे पास जो आ रहा है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आप जानते ही होंगे, इसको लिख नहीं रहे हम, सीधे ऐसे ही बता दे रहे हैं। व्हाट इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन? बच्चों स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होती है ऐसी रिएक्शन, सच टाइप ऑफ रिएक्शन विच सीम्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर बट दे प्रैक्टिकली फॉलो अ लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके 2 एग्जाम्पल कराए थे, दोनों ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। सुक्रोज और ईस्टर दोनों का हाइड्रोलिसिस है, वो ध्यान रखना। अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बच्चों थोड़ा सा काइनेटिक्स का हल्का सा आइडिया दे दें, उसके बाद हमारे ढेर सारे क्वेश्चन काइनेटिक्स के ही हैं।
तो मैं आपको बच्चों काइनेटिक्स का हल्का सा आइडिया दे दूं। देखो हमने बच्चों दो ही काइनेटिक्स पढ़नी है, एक है जीरो ऑर्डर की। वैसे तो मेरा मानना है इनका जो काइनेटिक्स का डेरिवेशन है उसको भी देख लेना, इसका जो काइनेटिक्स का डेरिवेशन है उसको भी देख लेना, लेकिन डेरिवेशन आने की चांस कम है बहुत। डेरिवेशन देख जरूर लेना, लेकिन डेरिवेशन काइनेटिक्स का आने की चांस बहुत कम है बच्चों। उससे ज्यादा चांस है जो मैं आपको जिस तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा ऐसे क्वेश्चंस आने की चांस ज्यादा है। ठीक है, तो देख लेते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या कहता है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहता है K इज इक्वल टू होता है R0 माइनस R अपॉन T या A0 माइनस A। K कहता है बच्चों A0 माइनस A अपॉन T। क्या कहता है? A0 माइनस A अपॉन T, यानी R0 माइनस R अपॉन T। कंसंट्रेशन R0 माइनस कंसंट्रेशन R अपॉन T फॉर टाइम। यहां पे हाफ लाइफ क्या कहता है? T हाफ। T हाफ होता है R0 अपॉन 2 इंटू K। ये फॉर्मूले बच्चों बिल्कुल आपको हर मोमेंट याद होने चाहिए, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, यहां जो ग्राफ बनता है नॉर्मल ग्राफ, वो आपको मैं बता दूं कि ग्राफ कैसा बनता है, ध्यान से सुनोगे आप। ग्राफ बनता है इस काइनेटिक्स की मदद से। इसको थोड़ा केस और टी को मल्टीप्लाई कर दूं, KT बन जाएगा। ये हो जाएगा KT इज इक्वल टू कंसंट्रेशन R0 माइनस कंसंट्रेशन R। ठीक है बच्चों, अब R को यहां ले आओ इस साइड। R आप यहां ले आए, R अगर इस तरफ ले आए आप तो माइनस KT उधर चला गया प्लस R0। इस इक्वेशन को कैसे देखोगे? y इज इक्वल टू mx प्लस सी की तरह देखोगे। इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करते हैं तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ध्यान से सुनो। y की तरह y एक्सेस में कौन काम कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ R। x एक्सेस में कौन है? t। बच्चों जब भी, ध्यान से सुनो, बहुत चांस है इस ग्राफ वाले क्वेश्चन के आने की चांस बहुत है। ठीक है, जब भी कंसंट्रेशन ऑफ R वर्सेस T यानी टाइम का ग्राफ आया तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ। नेगेटिव स्लोप है, माइनस केस का स्लोप है। अक्सर स्लोप पूछते हैं तो माइनस केस का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस के। इंटरसेप्ट कितना बन रहा है? y एक्सेस में R0। आज ये R के टर्म्स में क्यों करा रहा हूं? क्योंकि एनसीईआरटी R के टर्म्स में चलती है तो सवाल भी R के टर्म्स में ही देखने को मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप A से कंफ्यूज कर जाओ फिर R से रिलेट ना कर पाओ, तो मैंने R में चेंज कर दी बात आज। ठीक है, हालांकि A0 और R0 एक ही चीज है, लेकिन फिर भी ये आपका फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर में इतनी चीजें याद रखनी है आपको। काइनेटिक्स का फॉर्मूला, हाफ लाइफ का फॉर्मूला, दोनों याद रखना है। काइनेटिक्स याद होगी तो इक्वेशन बना लोगे और फिर आप ग्राफ भी बना लोगे। ठीक है, क्लियर है? ये तीन चीजें बच्चों आनी चाहिए आपको जीरो ऑर्डर में। चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स आसान होती है, जैसे कि सबको पता है। फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स क्या कहती है? फर्स्ट ऑर्डर क्या है बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स, उसको देख लेते हैं। देखो सुनो, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स में क्या बताया जाता है? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग R0 अपॉन R। कंसंट्रेशन R0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R। ये है आपकी काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर की। यही सबसे इंपॉर्टेंट काइनेटिक्स है बच्चों। यहां पे T हाफ कितना होता है? 0.693 अपॉन K। यानी यहां पे जो T हाफ होता है, ध्यान रखना बच्चों, यहां पे जो T हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, यहां जो T हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इनका जो T हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर का T हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। अब आता है ग्राफ की तरफ चलते हैं बच्चों। ग्राफ, जरा ग्राफ समझ लेते हैं। देखो
ग्राफ को समझने के लिए वही के टी ले गया मैं, रिवर्स इनवर्स किया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2.303 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, के टी अपॉन 2.303। क्लियर है? के टी अपॉन 2.303 क्लियर है बच्चों? इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, के टी अपॉन 2.303 क्लियर है सब बच्चों को? इज इक्वल टू इधर हो जाएगा लॉग आर। अभी हाँ मैं आपको चलो दो चीजें बताना चाह रहा हूं। एक ना ऐसा ग्राफ भी देखा है मैंने, ऐसा ही ग्राफ बिल्कुल, ठीक है? पहले ऐसा ही ग्राफ समझा दें आपको। एक बार ये क्वेश्चन भी देखा है मैंने, यहां लिखा है लॉग R0 अपॉन R, ऐसा लिखा है, मिल गया आपको लॉग R0 अपॉन R, ठीक है? एक वेरिएबल ये मिल गया आपको, दूसरा वेरिएबल कौन है? t, ठीक है? दूसरा वेरिएबल मिल गया t। ये इक्वेशन कैसी काम कर रही है? ये इक्वेशन काम कर रही है y इज इक्वल टू mx प्लस 0, ठीक है? समझ में आ गई बात? y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, c की जगह 0 है, ठीक हो गया? यानी y इज इक्वल टू mx की तरह काम कर रही है। y की जगह कौन काम कर रहा है? log R0 अपॉन R। x की तरह कौन काम कर रहा है? ये स्लोप कितना है? k अपॉन 2.303, ठीक है? पॉजिटिव स्लोप है, इंटरसेप्ट 0 है, यानी ओरिजिन से स्टार्ट होगा ग्राफ, ऐसे जाएगा। कितना स्लोप बोला मैंने इसका? k अपॉन 2.303। अब एक बात और बता दूं, जो अक्सर मैंने आपको बात बोली है, अक्सर बोली है ये बात, कि अगर कभी भी ग्राफ लॉग की जगह ln लिखा होगा, बस इतना सा अंतर आएगा, ग्राफ का नेचर नहीं बदलेगा, 2.303 हट जाएगा। फोटोस्टेट ग्राफ बनेगा, फोटोस्टेट। ये भी यहां लिखा होगा ln R0 अपॉन R, ln मतलब लॉग नेचुरल, यहां वही t लिखा होगा। यहां स्लोप जब आएगा तो लिखोगे केवल k अपॉन 2.303 नहीं लिखोगे, ऐसी ऊपर को लाइन जाएगी। देखो एक ग्राफ और बढ़ गया है, ठीक है? ये क्वेश्चन देखा है मैंने, अभी मैं आपको क्वेश्चन खैर कराऊंगा नहीं अब, क्योंकि मैंने आपको यहां बता दिया तो क्वेश्चन हटा दूंगा मैं वो वाला। ये क्वेश्चन भी लिख के लाया था मैं, ठीक है? R0 ये भी लिख के लाया था, ग्राफ पूछा है ऐसा, क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्या पूछा है। ये ग्राफ दिया है फोटोस्टेट ऐसा, इसमें स्लोप नहीं लिखा होगा, ये और ये लिखे होंगे कोऑर्डिनेट्स। ऑर्डर बताओ, फर्स्ट स्लोप बताओ, k अपॉन 2.303, k और t हाफ में रिलेशन बताओ। फर्स्ट ऑर्डर का लिख दो, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ, है ना? ये क्वेश्चन आया है आपका बोर्ड्स में, अब ईयर नहीं पता कब आया है, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड्स में आया है, ठीक है? तो एक ग्राफ ये मिल गया मुझे। एक ग्राफ जो एक्चुअल में हम पढ़ते हैं, तब चलते हैं आगे की तरफ। चलो आगे की तरफ चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, इस ग्राफ को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा कैसे, इसको खोल दूंगा मैं, तो ये बन जाएगा लॉग R0 माइनस लॉग R, लॉग A अपॉन बी, लॉग A माइनस लॉग B इज इक्वल टू KT अपॉन 2.303। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? कुछ नहीं किया, लॉग A अपॉन बी, लॉग A माइनस लॉग B कर दिया। ये इधर लिखो या इधर लिखो, एक फर्क थोड़ी पड़ता है, एक ही बात है। ये वाली चीज इधर लिख दी, ये वाली चीज उधर लिख दी, रिएक्शन रिवर्स कर दिया। अब सुनो, किसी को कन्फ्यूजन है तो उसको आप इसको यहीं लिखना, उसको वहीं लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज रहेगी। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब ये लॉग R जो दिख रहा है ना, उसको उधर ले जा रहा हूं, उधर ले गया उस तरफ, इधर लिख दी। चलो मैं यहां लिखता हूं, लॉग R उधर ले गया, लॉग कंसंट्रेशन R पॉजिटिव हो गया, दूसरी साइड ले जाके पॉजिटिव हो गया, K वाला इधर ले आया तो नेगेटिव हो गया, माइनस KT अपॉन 2.303 नेगेटिव हो गया, प्लस लॉग R0, ठीक हो गया बच्चों? अब इसको कैसे देखोगे आप, y इज इक्वल टू mx प्लस c की तरह देखो इसको। अब जो ग्राफ बन रहा है बच्चों, वो बन रहा है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ R वर्सेस t का। इसका भी क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है बच्चों? इसका भी क्वेश्चन है अपने पास, ध्यान रखना आप, और उसका भी क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर वाले का भी है, तीनों के क्वेश्चन है। इवन एक t हाफ का क्वेश्चन और लाया हूं मैं आपके लिए ग्राफ वाला, वो भी अभी समझाऊंगा आपको। ये जो ग्राफ बनेगा जिसमें लॉग R वर्सेस किसका बनेगा, t का, नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ होगा तो लाइन नीचे को जाएगी बच्चों,
ठीक है, अभी देखो याद करो आप, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने जो ग्राफ पढ़ा वो लाइन ऊपर को जा रही थी, बिल्कुल नेचर ही चेंज हो जाते हैं ग्राफ के कोऑर्डिनेट चेंज होने से। ठीक है, तो बहुत चीज़ें याद रखने जैसी हैं, इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब क्या क्या हो रहा है वो देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। यहाँ पे बच्चों x की तरह काम सॉरी y एक्सेस की तरह काम कर रहा है log r, ठीक है, x की तरह काम कर रहा है t, नेगेटिव स्लोप यानी इसका स्लोप कोई आपसे जानना चाह रहा है तो आंसर विल बी k अपॉन 2.303। इंटरसेप्ट क्या बन रहा है log कंसंट्रेशन r0। फिर से वही बात बच्चों, अगर कोई आपसे log हटा के ln का ग्राफ दे दे आपको, यहाँ पे ln लिखा हो, क्या करेंगे? ठीक है, 2.303 हट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ग्राफ के क्वेश्चन आपको मिल गए। काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक्स से डेरिवेशन एक बार को छोड़ सकते हैं, एक बार को छोड़ सकते हो आप। देखो मैं फिर से ना 2 प्रकार के, मैं बच्चों को दो ही लेवल पे डिवाइड करता हूँ। जैसे तो लेवल कई सारे बच्चों ने खुद ही बना लिया आज की डेट में, है ना। ये लेवल इसीलिए बने हैं कि आप कहाँ लगे हो तो पढ़ाई से हट गए हो। ठीक है, आप दूसरे फील्ड स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है पढ़ाई वीक हो जाएगी, ये लॉ है नेचर का। ठीक है, और हर किसी को पढ़ाई से सब कुछ नहीं मिलता है, ये भी क्लियर है। तो दूसरी बात, अब वो बच्चे जिन्होंने सब कुछ स्कोर करना है, सब करना है, उनको तो काइनेटिक्स देख लेनी चाहिए। जिनको सब कुछ स्कोर नहीं करना है, उन्हें चीज़ों को डाइवर्ट करने से बचना है और स्टिक टू द प्लान्स रहने हैं कि भाई उन्हें 70 में से 50 नंबर का करके आना है, 70 का 70 नहीं करना है ना। तो उनके लिए ये रिकमेंडेशन है कि काइनेटिक डेरिवेशन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब जिनको पूरा देखना है वो डेरिवेशन ना छोड़ें। ठीक है, मतलब सीबीएसई में चीज़ें रिपीट होती हैं, नो डाउट। सीबीएसई में पिछले जेई के क्वेश्चंस, पिछले नीट के क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर सीबीएसई में एक पोर्शन बहुत आसान भी आता है, तो यानी पास होने जैसा पोर्शन होता है पेपर के अंदर। अब उसमें बच्चे इसीलिए फंसते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की लास्ट मोमेंट में कोशिश करोगे, ज़्यादा डोमेन बढ़ाओगे, आपको लगता है कि अब सब पढ़ लें, तो फंसते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस पकड़ेंगे जीरो ऑर्डर, और इसके ग्राफ वाले तो हो ही गए हैं। तो चलते हैं पहला सवाल। आपको पता ही है काइनेटिक्स के सवाल बहुत आसान होते हैं, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के, खासतौर पे फर्स्ट ऑर्डर के ही सवाल होते हैं। चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 टारगेट करते हैं आज का काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर का पहला सवाल। बच्चों ये प्रूव करो T99 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T90, फर्स्ट ऑर्डर। 2-3 बार क्वेश्चन दिखा है, ये बोर्ड्स के अंदर काफी बार दिख गया है। ठीक है, इससे आपको ये रिलेशन वाले सवाल सब आ जाएंगे कि 2 टाइम्स के बीच में रिलेशन कैसे बनता है। इधर देखो बच्चों, काइनेटिक्स क्या कहती है फर्स्ट ऑर्डर की, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन R। ध्यान से सुनना, सबसे पहला टारगेट है मेरा T99, 99% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? 2.303 अपॉन के लॉग 100 से स्टार्ट किया, 1 बचा, इक्वेशन 1 बन गया। फिर T90 2.303 अपॉन के तो सेम ही रहता है, लॉग 100 से स्टार्ट किया, 90 कंप्लीट होने का 10 बचा, ये 10 ही हो गया। डिवाइड कर दो, T99 अपॉन T90 को डिवाइड करते ही मेरा आंसर आ जाना चाहिए। 2.303 के कैंसिल हो जाएगा, लॉग 100 अपॉन लॉग 10, लॉग 100 अपॉन लॉग 10। सबको पता है लॉग 100 2 होता है, लॉग 10 1 होता है। और लॉग 100 अगर ऐसे याद नहीं आएगा तो लॉग 10 की पार्ट 2 आ गया जाएगा, लॉग 10 से लॉग 10 कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला टास्क, अगला सवाल। अगला सवाल ले रहे हैं बच्चों, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो 50% कंप्लीट हो रही है, 50% कंप्लीट इन 40 मिनट्स। ये मैं सवाल अलग टाइप से लिख रहा हूं, मैंने कल से बताया आपको। आप T90 निकाल के दो भाई, T90 निकालो, बहुत आसान क्वेश्चन हुआ, बस मैं टच में लाने के लिए आपको तरह तरह के क्वेश्चन बता दे रहा हूं।
50% 40 मिनट में कंप्लीट हो रही है, टी हाफ दिया है ये बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर का के कितना होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, तो 0.693 अपॉन टी हाफ कितना दिया है 40 मिनट्स, तो इतना मिनट इनवर्स के आ गया। नाउ टाइम का फॉर्मूला लगा दूंगा, टाइम का फॉर्मूला होता है काइनेटिक्स कहती है 2.303 अपॉन के लॉग r0 अपॉन r। टाइम 90 निकालना है तो देखते हैं 90 कैसे निकलेगा, t90, तो 2.303 अपॉन के की जगह क्या पुट कर दूंगा 0.693 अपॉन 40 ऊपर चला गया बच्चों, इनटू लॉग r0 कितना है बोलो 100 है r0, r0 कितना है 100 है, इनिशियल इज 100 और 90 कंप्लीट होने का कितना बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन को हमेशा r0 को लेट करते हैं, हमेशा r0 100 लेते हैं बच्चों, इनिशियल को 100 मानते हैं हमेशा। परसेंटेज के सवालों में इनिशियल कंसंट्रेशन को खुद से लेट किया जाता है 100। तो बताओ 90% कंप्लीट होगा 100 में से तो कितना बचेगा 10 बचेगा, तो 10 बचा, बस इसको सेटल कर लेना। लॉग 10 1 होता है, हटा देना, 2-4 नंबर हैं सॉल्व कर लेना। और मैंने ये भी बताया था कि इसको और इसको कट कर दे पे 0.3010 आता है नीचे, जब इन दोनों को कट किया जाता है तो नीचे 0.3010 आता है। तो ये भी आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। फिर आप 3 से डिवाइड कर लेना, 10 की पावर अरेंज कर लेना, इसको कैंसिल करने में 0.3010 बचता है। बाकी आपकी मैथ से अगर बहुत स्ट्रांग है तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं, जीरो ऑर्डर का टी हाफ का एक्सप्रेशन कई बार पूछा गया है। ये जीरो ऑर्डर का टी हाफ का एक्सप्रेशन 4 ऑप्शन होते हैं, तो कई बच्चे जो आधा अधूरा पढ़ते हैं कंफ्यूज करते हैं उसमें। तो ये काइनेटिक्स जो बताई थी 2-2 3-3 इक्वेशन अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट एक मैं ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, लेकिन उन्होंने वैल्यूज को थोड़ा चेंज किया है, तो मैं इसको कराना चाह रहा हूँ। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में हमने किया हुआ है 2 बार जो किया हुआ है, फिर भी मैं कराना चाह रहा हूँ उस क्वेश्चन को। टी हाफ कार्बन 14 का 6930 ईयर, पहले तो टी हाफ की वैल्यू चेंज कर रखी है इन्होंने। एक वुड है, अ वुड कंटेन्स 75% कार्बन 14 एज इन लिविंग ट्री। एज निकालनी है इसकी, ठीक है। एनसीईआरटी का ऑलमोस्ट है, बस मॉडिफाइड थोड़ा सा वैल्यूज मॉडिफाइड है। देखो बच्चों कैसे किया जाता है, पहले तो मैं आपको बता दूं दिस इज बेस्ड ऑन कार्बन 14 डेटिंग। ये जो कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक होती है ये बेस्ड है कि कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। और क्योंकि कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और रेडियो एक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो अगर कोई भी रेडियो एक्टिविटी का सवाल आएगा वो कौन सी काइनेटिक्स से होगा, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स से होगा। तो रेडियो एक्टिविटी का कोई भी सवाल फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स से सॉल्व होगा बच्चों, रेडियो एक्टिविटी का कोई भी सवाल फर्स्ट ऑर्डर से सॉल्व होगा, ठीक है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का कोई भी सवाल होगा फर्स्ट ऑर्डर से सॉल्व। तो चलते हैं, हाफ लाइफ दे रखी है तो के हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है, 0.693 अपॉन टी हाफ 6930, बहुत अच्छी वैल्यू दे रखी है, ये बहुत अच्छी बात है। वैल्यूज कट जा रही हैं, उम्मीद है 27 तारीख को टाइम से उठ जाओगे, टाइम से चले जाओगे, ठीक है। थोड़ा पढ़ते भी है ना, पेपर से पहले वाला रिवीजन तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, उस दिन थोड़ा टाइम से उठ जाना, रात को सो जाना समय से। बाकी तो रूल आपके ही चलेंगे, लाइफ आपकी ही है, ठीक है। फिलहाल ये देखो वैल्यू बहुत अच्छी दी है जिससे कि वैल्यू कट जा रही है, कैलकुलेशन बहुत सॉफ्ट। मैंने अक्सर देखा है कि जितने टफ क्वेश्चन एनसीईआरटी में वैल्यूज़ के आधार पे हैं, पेपर में जब वो सवाल आ रहे हैं तो कहीं पे चीज़ें सॉफ्ट कर दी जा रही हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक आध सवाल होगा जिसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन आएगी, नहीं तो कैलकुलेशन आसान होगी न्यूमेरिकल, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा।
अब चलते हैं, के निकल गया हमारा। अब थोड़ा सा मैं एक चीज बता दूं आपको, एज निकालनी है। काइनेटिक्स में टाइम क्या कहता है? टाइम कहता है 2.303 अपॉन के, यहां से यहां पुट हो जाएगा आपका लॉग r0 अपॉन r। कितना आया बच्चों ये सॉल्व करके? के कितना? 10 की पावर -4 इतना आया सब बच्चों का। लॉग r0 बताओ, एक लिविंग ट्री में कितना होता है? कार्बन 14 100% होगा। जब वो ट्री पेड़ से वो लकड़ी कट गई, अब वो लकड़ी पुरानी हो गई है, कई साल पुरानी लकड़ी मेरी आर्कोलॉजिकल वुड है, उसमें 75% एक्टिविटी बाकी है। तो 75% बाकी है भाई, 75% बाकी है। कोई बहुत से बच्चे 25 कर देते हैं, इसको ध्यान रखना ये बात। 75% एक्टिविटी बाकी है उसके अंदर। क्लियर? मैसेज दिया है कितना बाकी है, कंप्लीटेड नहीं है। रिएक्शन में होता है कंप्लीटेड, यहां है बाकी है। तो 4/3 हो जाएगा log 4 log 3 आपको दिया होगा, log 4 - log 3 कर देना। जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, इधर चलता हूं, चलो इस तरफ इधर चलते हैं, आगे बढ़ाता हूं। तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 10⁻⁻4 आप लोगों ने बताया। log 4 - log 3, log 4 होता है 0.6020, log 3 होता है 0.4771। ये दिया होगा बच्चों। log 2 log 3 log 4 log 5 log 6 जो यूज होगा वो क्वेश्चन में दिया होगा। लॉग के लिए परेशान नहीं होना आपने। इसीलिए मैंने अक्सर बोला है लॉग 2 3 4 5 10 वाले सवाल आएंगे बस, ठीक है? अजीब से लॉग के क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस साल। ठीक है बच्चों, अगले सवाल पे चलते हैं। थोड़ा तेज तो हमें रखना ही होगा इसमें ज्यादा क्वेश्चंस कराने के लिए। एक बच्चों बहुत आसान सवाल पे लेता हूं, ये वैसे गलत जगह पे लिखा है, मैंने इसको स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था। एक रिएक्शन है जिसमें सुनो 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 बच्चों, इधर ध्यान दो सभी स्टूडेंट्स। एक रिएक्शन है जिसमें बताया जा रहा है सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। एक रिएक्शन है जो ए के रेस्पेक्ट में क्या है? सेकंड ऑर्डर। फिर ये कह रहे हैं बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, यही तो मतलब हुआ इसका। तो रेट इज इक्वल टू बन गया के ए की पावर 2 बी की पावर 1, ये तो बन गया। मैसेज जो दिया वो सीधे डिकोड कर दिया हमने। अब कह रहे हैं रेट लॉ लिखो, ए पार्ट का आंसर आ गया। ये रेट लॉ लिख दिया, क्वेश्चन नहीं लिखवाया मैंने, जो बोला ओरली रेट लॉ बन गया। फिर ये कह रहे हैं रेट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन जब कंसंट्रेशन ए को 3 गुना कर दें। नया रेट क्या होगा जब कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दे रहे हैं? ए को कर दो 3 गुना, 3 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर। बी के साथ कोई चेंज नहीं किया इन्होंने, बी सेम है। R1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, आगे से आ जाएगा के ए का स्क्वायर और बी, ए का स्क्वायर बी की जगह पुराना आर रख दोगे तो R1 इज 9 टाइम्स ऑफ पुराना आर। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको सबको पता ही होगा कैसे करते हैं, आसान क्वेश्चन है, ठीक है? तो अब इसका बी पार्ट छोड़ दे रहे हैं, ए और बी दोनों को डबल कर रहे हैं, वो छोड़ दे रहे हैं। अब एक में जो आपसे कह रहा था हाफ लाइफ का क्वेश्चन मिला है मुझे ग्राफ वाला, वो देखो आप। आदित्य कोई इसमें दिक्कत आपको? नेक्स्ट अगला है, एक ग्राफ दिया है बच्चों। ये मैं थोड़ा चलो आपसे 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तो नहीं, 2 मिनट तो बहुत समय है आज की डेट में, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूं। ऑर्डर बताना है बच्चों, ऑर्डर बात कर लेते हैं किसी भी बच्चे से। इस साइड बच्चों गर्ल्स में थर्ड रो, जरा बताओ आप लोग ऑर्डर, जल्दी से बताओ आंसर अगर पकड़ में आ रहा है, तेज बोलो। 0 ऑर्डर, ठीक है। हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कौन सा ऑर्डर होता है इसमें कंसंट्रेशन नहीं होता है? फर्स्ट ऑर्डर। देखो ऐसा ना, आपको फॉर्मूले चाहिए, इधर देखो बच्चों। 0 ऑर्डर का टी हाफ क्या बताया था मैंने? 0 ऑर्डर का टी हाफ था R0 अपॉन 2 इंटू के। क्या कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है? ये है नहीं है ना? इधर देखो आप,
फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या था 0.693 अपॉन के। कंसंट्रेशन है इसमें नहीं है, केवल एक ही हाफ लाइफ होती है। किसी आपने ज्यादा ऑर्डर तो पढ़े नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बता दे रहा हूं, केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही वो रिएक्शन होती है जिसकी हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और यहां देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जीरो। कौन सा ऑर्डर हो जाएगा ये? जीरो ऑर्डर, ठीक है। दो ही ऑर्डर हमने पढ़े, उन्हीं दोनों का सवाल है, ठीक है। और आपको मैंने कई बार ये बोला भी है कि ज्यादा ऑर्डर की रिएक्शंस होती भी नहीं है, तो मेन ऑर्डर वैसे भी फर्स्ट ऑर्डर ही होता है, ठीक है। एक सवाल और करते हैं, फिर चलते हैं अर्हेनियस की तरफ। एक सवाल बच्चों ये मैंने मजबूरी में ले लिया, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा रिवाइज कराना जरूरी हो जाता है कि ये भी सवाल है जो पूछा जाता है, इसलिए ले लिया है मैंने। हालांकि ये इजी क्वेश्चन होता है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को एक बार तो करा दूं आपको। ये चार्ट वाला क्वेश्चन होता है, ये बेस्ड होता है इनिशियल रेट मेथड में। ऑर्डर निकालने के 3 मेथड होते हैं, उनमें इनिशियल रेट मेथड का जो चार्ट वाला क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन है ये। इधर सुनो, एक रिएक्शन है मेरे पास A + 2 टाइम्स ऑफ B गिव्स C। इसका डाटा दे रखा है बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B दे रखा है, और इनिशियल रेट दे रखा है। फिर देखते हैं क्या पूछा गया, बात की बात है। पहले मैं जरा क्वेश्चन कॉपी कर देता हूं। 0.2, 0.1, 0.4, 0.1, this is 0.3, 0.1, 0.3, 0.4, this is 4.2 into 10 to the power minus 2, 6.0 into 10 to the power minus 3, 1.68 into 10 to the power minus 1, 2.40 into 10 to the power minus 2। भाई आपसे जो सवाल पूछे हैं वो क्या है देख लेते हैं। आपसे पूछा है बच्चों ऑर्डर बताओ ए और बी का, ए और बी के रिस्पेक्ट में। रेट लॉ बताओ, एक ही बात है, सब मिलती जुलती बातें हैं ये। और के की वैल्यू निकालो, मतलब एक चीज आ गई तो तीनों चीजें आ गई, मतलब ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे, मतलब ये क्वेश्चन किया कैसे जाता है बच्चों वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। सुनो सभी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है इसको एक बार समझ लेते हैं, देख लेते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि, या लेट कर लेते हैं, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पी है और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्यू है। ए के रेस्पेक्ट में पी है और बी के रेस्पेक्ट में क्या है? क्यू है। मान लिया मैंने खुद से मान लिया। अब यहां से मैं डाटा प्लेस करने जा रहा हूं। पहला रेट कितना है? 4.2 10 to the power minus 2 is equal to K। कंसंट्रेशन A का कितना है? 0.2 की पावर P और B का कितना है? 0.3 की पावर Q। दूसरा वाला रेट कितना है? 6.0 10 to the power minus 3 is equal to K। A का कंसंट्रेशन 0.1 की पावर P और अगेन 0.1 की पावर Q। नेक्स्ट है 1.68 इंटू 10 to the power minus 1 बराबर K। A का कंसंट्रेशन 0.4 की पावर P और B का कंसंट्रेशन 0.3 की पावर Q। लास्ट वाला है 2.40 इंटू 10 to the power minus 2 इज इक्वल टू K। 0.1 की पावर P और 0.4 की पावर Q। ठीक है बच्चों, अब अगर मैंने वैल्यूज बिल्कुल सही लिखी है, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत अच्छी राइटिंग में नहीं लिखे हैं ये, क्योंकि सुबह सुबह ही हमें सभी तैयार करने पड़ रहे हैं तो बहुत समय नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में अगर वैल्यूज बिल्कुल सही रखी है हमने, या वैल्यूज मैंने कुछ गड़बड़ नहीं कही होंगी, एग्जैक्ट वैल्यूज होंगी अगर ये, तो आंसर अपना बहुत आसानी से निकल आएगा। देखो बच्चों क्या करना है, सोच समझ के मुझे चाहिए पी चाहिए। तो देखो कहीं पे क्यू कैंसिल होता दिख रहा है, ये दिख रहा है क्यू कैंसिल होता। फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करो, और अच्छी बात ये होगी थर्ड अपॉन फर्स्ट 3 डिवाइड बाय 1 कर दो। क्या करो? 3 डिवाइड बाय 1। देखते हैं क्या होगा 3 डिवाइड बाय 1 करते ही। आसानी से हो जाता है बच्चों, डिवाइड भी बड़ी आसानी से हो जाता है 3 डिवाइड बाय 1। देखते हैं 3 डिवाइड बाय 1, इसको मैं इक्वेशन नाम दे देता हूँ, कंफ्यूज रहोगे। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। 3 डिवाइड बाय 1 16.8 करूंगा, 16.8 करूंगा, 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, 4 आ गया इधर। तो ठीक है, लेफ्ट साइड में 4 आ गया, k से k कट गया, 3 से 3 कट गया, 4/2 2 आ गया इधर। 2 की पावर p, तो 2 की पावर कितना करेंगे? 4 आ जाए 2, तो अपना आंसर आ गया। फिर p इज इक्वल टू 2, एक आंसर आ गया। क्लियर? अब एक काम करते हैं, ऐसा कुछ ढूंढते हैं p कट जाए। ये कटता हुआ दिख रहा है p 0.1 0.1,
2 और 4 में कट जाएगा। आप एक काम करो, 4 डिवाइड बाई 2 करो, 4 डिवाइड बाई 2 करो। देखो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 कर देता हूं उसको, 24, 10 की पावर कट जाएगी, 6 4 24, फिर 4 आ गया इधर लेफ्ट साइड में, 4 आ गया, k से k कट गया, 0.0 से 0.0 कट गया, 4/1, यहाँ 4 आ गया, 4 की पावर q। बच्चों 4 की पावर कितना कर दें कि 4 आ जाए, जसनदीप, ठीक है 1, तो q इज इक्वल टू 1 आ गया, तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया p और q पहला पार्ट। रेट लॉ क्या आ गया, रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 1। p और q की वैल्यू रखती बच्चों इसमें, ये पहली इक्वेशन में, जीरो इक्वेशन में, इस इक्वेशन में p और q की वैल्यू रख दो, ठीक है। तीसरा पार्ट, ये करा नहीं रहा हूं, कर लेना खुद से। तीसरा पार्ट सुनो, ये दिख रही है 4 इक्वेशंस, इक्वेशन 1 2 3 4 जो आपको अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी लग रही है इक्वेशन सेकंड वाली, 0.1 है, कोई समस्या ही नहीं है। इसमें p और q की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। किसी में भी रख देना, संकोच मत करना, k कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। एक ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का एक टेम्परेचर पे k चेंज नहीं होता है, k कांस्टेंट होता है, उसी का तो खेल है सारा, k तभी तो कट रहा है बार बार, ठीक है। आप सेकंड इक्वेशन दिख रही है, सेकंड इक्वेशन में p और q की वैल्यू रख देना, यहाँ 2 रख देना, 1 रख देना, आंसर आ गया सीधे। कितना आ गया बोलो, देख के बोलो, 6। बहुत देर में बोल पा रहे हो। अब चलते हैं अर्हेनियस। अब चलते हैं बच्चों अर्हेनियस के क्वेश्चंस की तरफ। अर्हेनियस में भी ग्राफ के क्वेश्चन मैंने 2-3 बार देख लिए हैं, तो मैं ग्राफ तक पहुंचाता हूं आपको, अर्हेनियस का थोड़ा आइडिया भी दे देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। अर्हेनियस के क्वेश्चंस हमारे लास्ट टारगेट है, तो ये काइनेटिक्स वाली क्लास हम आराम से इजीली टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। डी ब्लॉक में थोड़ा, वैसे डी ब्लॉक में तो ओरल क्लास है, लेकिन फिर कुछ चीजें हैं डी ब्लॉक में, ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो उसको देखेंगे हम, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं अर्हेनियस के बारे में बात कर लेते हैं। अर्हेनियस के सवाल देखो, जितने मुझे याद आ रहे हैं मैं आपको पहले ही आपके सामने रख देता हूं। अर्हेनियस ने बोला है k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस e a upon RT। अक्सर पेपर में पूछा जाता है गिव द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। कभी कभी बच्चे यही घबरा जाते हैं कि है क्या ये रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर, मतलब सवाल लगता ही नहीं, मतलब अर्हेनियस तक दिमाग ही नहीं पहुंचता, ठीक है। तो ये है रिलेशन, अर्हेनियस की पहली इक्वेशन। इसमें k रेट कांस्टेंट होता है, a फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, e एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, e एक्टिवेशन एनर्जी, r गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर, ठीक है। फिर एक दूसरी इक्वेशन होती है log k इज इक्वल टू log a माइनस e a अपॉन 2.303 RT। ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन ये है अर्हेनियस का, इसी का ग्राफ बनता है। पहले मैं आपको ग्राफ का आइडिया दे दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ भी बच्चों मैंने 2-3 बार देखा है पेपर में। ग्राफ का क्वेश्चन क्या होता है, ग्राफ दिया होता है, ग्राफ में छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, स्लोप बताओ, ठीक है, इस तरीके के सवाल पूछते हैं। तो चलते हैं ग्राफ समझ लेते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखना, इसको कैसे देख रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स। वाई की तरह कौन काम कर रहा है, तो यहां लिखा हुआ मिलेगा log k। x की तरह कौन काम कर रहा है बताओ, 1 अपॉन टेम्परेचर। स्लोप कितना है, माइनस, ऐसे गिरेगी लाइन नीचे, कितना स्लोप, माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा राइटिंग खराब बन रही है बच्चों तेज लिखने की वजह से, लेकिन अभी आपको पकड़ में आएगी ऐसी राइटिंग भी, ठीक है, टाइम का खेल है सारा। ये देखो स्लोप, क्लियर। अगर इंटरसेप्ट कोई पूछेगा आपसे, ये वाला इंटरसेप्ट, तो log a। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर से अगर क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया इन टर्म्स ऑफ ln, ये भी देखा है बच्चों मैंने, ln, यहाँ log नेचुरल k लिखा है, क्या परिवर्तन आएगा, नीचे से 2.3 गायब हो जाएगा स्लोप से, माइनस ई अपॉन r। ध्यान रखना बच्चों इस बात का, log और ln के ग्राफ में मामूली सा अंतर होता है। log का ग्राफ जेन्युइन है कि ये आना चाहिए, लेकिन ln के ग्राफ में भी कोई बात नहीं है कि वो ln का ग्राफ नहीं दे सकते हैं, ln का ग्राफ वो दे सकते हैं, क्योंकि पहले तो ln की ही इक्वेशन बनती है, फिर वो log में चेंज करते हैं ना हम अपनी सुविधा के लिए। अगर log का ग्राफ आता है, स्लोप ये लिखा है माइनस ई अपॉन 2.303 r, ln का ग्राफ आता है तो 2.303 हट जाएगा, बस इतना ही चेंज होता है,
एक इक्वेशन और बताता हूँ, अरेनियस की लास्ट इक्वेशन बहुत फेमस है वो भी, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। दिस इज अरेनियस की ये फाइनल इक्वेशन है। 3 इक्वेशन पता होनी चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, अरेनियस खत्म। चलो चलते हैं बच्चों सवालों की तरफ। अरेनियस के कुछ क्वेश्चंस टारगेट करेंगे। पहला सवाल ले रहा हूं, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, या फिर एलसीएम लेके T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 भी कर सकते हो। अब बच्चों आज का पहला सवाल अरेनियस पे जो बेस्ड है, देखो बच्चों, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर की जानकारी दी है। ये कह रहे हैं K लिखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स e की पावर माइनस 25000 K बाई टी। एनसीईआरटी जैसा है लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। K की वैल्यू ये दे रखी है आपको, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। पूछ रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी बताओ जरा। पहली चीज कह रहे हैं K बताओ when T half is equal to 300 minutes। दो सवाल पूछ रहे हैं, देखते हैं एक एक करके दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, पहला सवाल अरहेनियस ने क्या बोला है? अरहेनियस ने बोला है K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस CA अपॉन RT। जरा कंपेयर करो अरहेनियस की इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के साथ। अरहेनियस की इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के साथ जरा कंपेयर करो तो क्या निकलेगा, निष्कर्ष देखते हैं। K की जगह K दिख रहा है बच्चों, A की जगह एक अच्छा खासा नंबर दिख रहा है, E की जगह E दिख रहा है, माइनस की जगह माइनस दिख रहा है, अपॉन T की जगह अपॉन T दिख रहा है। गायब क्या है फिर? या फिर आप एक काम करो और सेफ एंड साउंड रहना चाह रहे हो, कंपेयर करो दोबारा से। K की जगह K, A की जगह A, E की जगह E, जो पावर है उसे पूरा कंपेयर कर लो, पूरी पावर कंपेयर कर लो। माइनस EA अपॉन RT इज इक्वल टू माइनस 25000 K बाई टी, ऐसा कर लो, ठीक है। वैसे तो आप डायरेक्ट भी समझ जाते जो मैं बोल रहा था, लेकिन ऐसा कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस ने माइनस को काट दिया पहली चीज, ये टी ने टी को काट दिया दूसरी चीज। आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। एक्टिवेशन एनर्जी हो गया 25,000 के मल्टीप्लाइड बाय 8.314 जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। कैल्विन इनवर्स ने के को काट दिया, यानी कैल्विन को काट दिया, आपका आंसर आ गया। इन दो चीजों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपका। आप चाहो तो खाली 25 को मल्टीप्लाई करना है इससे, 1000 बचा लेना, फिर अगली बार उसको किलो जूल को जूल में चेंज कर दोगे, 1000 हट जाएगा। 25 को इससे मल्टीप्लाई करना, मुझे नहीं पता कितना आने वाला है, इंटू 1000 बचा लेना, अलग से इंटू 1000 लिख देना, यानी 10 की पावर 3 लिख देना। 25 इंटू 8 करके जो भी आता है, इंटू 10 की पावर 3, इतना जूल पर मोल आंसर। अगली बार वो जो भी नंबर आया वो आंसर हो गया, 10 की पावर 3 हट गया। जब आप उसको किलो जूल में बदलोगे, अभी जूल में आएगा पहले आंसर, अभी तो जूल में दिखाई दे रहा है ना आंसर। चलते हैं बी पार्ट को समझते हैं बच्चों। इसका ए पार्ट हो गया, ए पार्ट तो अच्छा पार्ट है इसका। बच्चों बी पार्ट देख लेते हैं सवाल का क्या होने वाला है। ये कह रहे हैं टी हाफ के बताओ जब टी हाफ इतना है, तो इसका तो इस लाइन से मतलब ही नहीं है जो लिखी है ऊपर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टी हाफ दे रखा है, के निकालना है। के होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, यहाँ 300 रख देना, आंसर आ गया आपका। मिनट में निकालोगे मिनट में आ जाएगा, सेकंड में रखोगे सेकंड में आ जाएगा, आपकी चॉइस है, कोई लिमिटेशन बाउंडेशन नहीं है। अगर आप टी हाफ को सेकंड्स में चेंज करके सेकंड इनवर्स में निकालना चाहो, आपकी चॉइस है। मिनट इनवर्स में निकालो, आपकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे आप सेकंड इनवर्स में निकाल सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे सेकंड इनवर्स में निकाल सकते हो, क्योंकि आपसे के पूछा है ना, तो आप चाहो सेकंड इनवर्स में निकाल सकते हो उसको।
अक्सर मैं कभी ऐसा कभी नहीं बोला मैंने आज तक आपसे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल होता था, वहाँ दूसरी वैल्यू के साथ मर्ज हो जाता था। ठीक है, यहाँ तो आपको के निकालना ही है, तो सेकंड में चेंज कर लोगे तो सेकंड इनवर्स में निकल आएगा, वो अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, हालांकि आजकल टीचर थोड़ा समझदार तो होते ही हैं, मार्क्स उसमें भी देंगे, दोनों चीज़ें सेम ही है, यूनिट का अंतर है, सेकंड ज़्यादा सेफ एंड साउंड हुआ। ठीक है, और स्टेप मार्किंग होती है पेपर में, तो स्टार्ट जरूर करना, फॉर्मूला रखा, उसमें वैल्यूज़ प्लेस करी। अब ये नहीं कि कुछ बच्चे ये बता रहे थे जो मुझे कि हमने वैल्यूज़ जो गिवन है वो लिख दी, वो स्टेप्स नहीं हुए बच्चों, है ना। फिर भी फिजिक्स के पेपर के हिसाब से अगर बहुत प्रेशर सीबीएसई करता है कि भाई पास कर दिए बच्चे, बिल्कुल नहीं रोकने हैं और अच्छे नंबर देने हैं टेरेसा वाले बच्चों को, तो या किसी भी स्कूल के बच्चों को, मतलब ये मजाक कर रहे हैं, टेरेसा वाला कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मतलब कि सीबीएसई में बच्चों के नंबर बढ़ते हैं। देखो अब ये क्या बात हुई कि सुनो, अब ये क्या बात हुई, जितने भी एनालिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि पेपर कठिन आया था। बच्चों आप लोग अपनी आवाज़ उठाओ, पेपर कठिन आया था, सीबीएसई अच्छे नंबर देगा, है ना, समझ गए हम, आया था, हम समझ ही रहे हैं उस बात को, क्योंकि जो स्तर बच्चों का गिर गया उस हिसाब से पेपर कठिन हो ही जाना है वो। ठीक है, तो और दूसरा ये है कि उन टीचर्स की सुनोगे जो कहते हैं इसी से आता है। मैंने बताया ना, उन टीचरों में बहुत सवाल उठते हैं, लेकिन अब वो सवाल जब तक उठते हैं तब तक तो आप निकल गए हो बाहर। सवाल पहले उठ जाने चाहिए थे, अब उठे सवाल जब आप पास हो गए हो, मतलब निकल गए हो आगे। लेकिन कम से कम जो छोटे आपके भाई बहन होंगे या छोटे जूनियर्स होंगे, आपके कांटेक्ट में तमाम लोग होते हैं, आजकल वेब बना हुआ है, तो बच्चों को बता के जाना कि ऐसे टीचरों से थोड़ा सावधान है जो कहते हैं इसी से आएगा। ठीक है, आपने जेई का पेपर भी देख लिया है, आपने 12th का फिजिक्स का पेपर भी देख लिया है, जो कहते हैं कि इसी से आएगा, यही आएगा, से ज़्यादा क्या कहेंगी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, 2-4 सवाल और डिस्कस करने हमने इसके। एक सवाल एनसीईआरटी बेस है, इसको ले लिया हमने। सुनो, एनसीईआरटी से सवाल उठा लिया। एक रेट हो गया 4 टाइम्स जब टेम्परेचर बढ़ाया, रेट हो गया 4 टाइम्स। जरा सुनो बच्चों, रेट हो गया है 4 टाइम्स। क्वेश्चन में बड़े अलग टाइप से लिख रहा हूं बच्चों, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स करके है ये, लेकिन जब ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया था तो 4 टाइम्स ही लिखा था वहां पे। द रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स जब टेम्परेचर आपका 293 से बढ़ के 313 है, टेम्परेचर वही दिया है सेम। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, फाइंड ईए। तो मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूं, करा नहीं रहा हूं, आसान क्वेश्चन है बहुत ही। बच्चों अर्हेनियस की लास्ट इक्वेशन क्या कहती है, log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2 T1 into T2. This is the final equation for Arrhenius. बच्चों रेट का 4 गुना होना मतलब K2 is 4 times of K1। एक्टिवेशन एनर्जी मेरा टारगेट है 2.303 R कितना होता है 8.314। बड़ा टेम्परेचर कितना है 313 माइनस 293 अपॉन 293 इंटू 313। आसानी से कर लोगे आप, थोड़ा कठिन कैलकुलेशन है लेकिन कर लोगे आसानी से। log 4 दिया होगा आपको 0.6021 या 20 जो भी दिया हो, 0.6021 या 20 जो भी दिया हो सकता है। 8.314 पुट कर रहे हो तो पहला आंसर जूल में आएगा, जूल पर मोल, फिर आप उसको किलो जूल में चेंज कर लोगे। ठीक है, आसान कैलकुलेशन है, हो जाएगा, बस थोड़े नंबर टफ है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा कैलकुलेशन। क्लियर है बच्चों? अगले सवाल पे चलते हैं, इसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल अपने पास आ रहा है, ध्यान से सुनो सभी स्टूडेंट्स। K for first order, K for first order increases from, बच्चों इधर ये बातें करने ऐसा समय नहीं है। ठीक है, आप लोग आ रहे हो, पढ़ रहे हो, अच्छी चीज़ है बहुत, हम भी चाह रहे हैं कि आप लोग आओ। हम भी जब तक आप भी देखो, आपकी तरफ से कॉपरेशन है, हमें भी अच्छा लगता है पढ़ाने में, है ना। तो पढ़ना देखो, क्रूशियल समय आप दे रहे हो अपना, हम तो चलो हमारा समय वो क्रूशियल पार्ट से हट चुका है, हमें तो बस समय देना है ना। हमारे लिए समय भी वही है जैसा आपके लिए क्रूशियल समय है। ठीक है, तो आप लोग क्रूशियल समय दे रहे हो अपना, अच्छी बात है, तो लेकिन समय का यूटिलाइजेशन करो, ध्यान दो बस।
एक के जो है फर्स्ट ऑर्डर का वो बढ़ के 2 इंटू 10⁻⁻2 से पहुंच गया 6 इंटू 10⁻⁻2। ठीक हो गया। टेम्परेचर बच्चों बढ़ गया फ्रॉम 300 से 320। कहानी बहुत आसान है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, वही पुराना क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये सेम हो गया। एक बार उस प्लेस कर देता हूं और उसके बाद अगले सवाल में चलेंगे। लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है बच्चों, सुनो, बड़ा K का वैल्यू, बड़ी वाली K की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10⁻2 अपॉन 2 इंटू 10⁻2। ये कट गया, ये 3 आ गया। ठीक है, देख लेना लॉग 6 और 2 दिया है, लॉग 3 दिया है। बेवजह फंसाना मत अपने आपको, पहले चेक कर लेना क्या दिया है। लॉग 6 और 2 दिया होगा तो log 6 माइनस log 2 हो जाएगा, log 3 दिया होगा तो log 3 हो गया। ये इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, मेरा टारगेट है 2.303 R। R कितना होता है? 8.314। T2 बड़ा टेम्परेचर कितना है? 320। बड़ा टेम्परेचर 320 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 320। क्लियर? अब बचा गया बच्चों, हो जाएगा सॉल्व। एक आखिरी सवाल बच्चों आज का, काइनेटिक्स का। ठीक है, काइनेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों काइनेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड। ध्यान से सुनो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर 50% completed, first order completed in 40 minutes and 20 minutes at बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग रह गया, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ वैल्यू छोड़ दी मैंने, इनकम्प्लीट मैसेज है इसमें। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स एंड इन 40 मिनट्स एंड इन 20 मिनट्स एट 320। कोई टेम्परेचर छोड़ दिया मैंने। मतलब सुनो सुनो सुनो, मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। 50, सुनो, ये रिएक्शन है 50% कंप्लीट हो रही है, मान लो 40 मिनट में, मान लो ये 300 केल्विन पे हो रही है, मान लेते हैं ये 300 केल्विन पे हो रहा है और ये 320 केल्विन पे हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, दो हाफ लाइफ दे रखी है आपको, हाफ लाइफ से के निकल आते हैं, दो हाफ, इस हाफ लाइफ को रख के एक के निकल आएगा, इस हाफ लाइफ को रख के एक के निकल आएगा, आ जाएगा। ये जो छोटा टेम्परेचर वाला है, मतलब बड़े टेम्परेचर वाला है जिसकी वैल्यू छोटी है टी हाफ की, ये K2 आएगा। बड़े टेम्परेचर वाला के K2 होगा, छोटे टेम्परेचर वाला के K1 होगा। अब K1 K2 आ गया, दो टेम्परेचर आ गए, अरेनियस की लास्ट इक्वेशन लगा लेना। मुझसे एक टेम्परेचर मिस हो गया इसमें। ठीक है, दो टेम्परेचर देखो, हाफ लाइफ अलग अलग आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि रिएक्शन का रेट अलग अलग चल रहा होगा, वो टेम्परेचर की वजह से ही होता है। तो एक टेम्परेचर मिस कर दिया मैंने। ठीक है, लेकिन मैंने समझा दिया आपको। 40 मिनट लगा रही होगी 300 केल्विन पे रिएक्शन, और 20 मिनट में हो जा रही होगी 320 में। टेम्परेचर बढ़ा के जल्दी हो जाएगी रिएक्शन। तो दो हाफ लाइफ दी है, दोनों के निकल आएंगे, 2 के आ गए, फिर आर्हेनियस की लास्ट इक्वेशन में रखना आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस यही रोकते हैं। अब थोड़ा सा गैप देंगे 10 मिनट का, उसके बाद डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे।